Good morning, students. Today I am going to teach you the topic balance of payments. The balance of payments concept can be understood when we know the difference between the closed economy and the open economy. Dear students, closed economy is that economy in which there are no linkage with the rest of the world. कोई किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमिकली शेष विश्व के देशों के साथ नहीं होता है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन आधुनिक युग में कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, सब इकोनॉमी क्या हो गई हैं, ओपन इकोनॉमी हैं। ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल्स। जैसे इसमें क्या है, इंडिया अगर ये डोमेस्टिक कंट्री है, अगर कोई लेन देन नहीं है मतलब दिस इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ अगर लेन देन हो गया, अगर इंटरेक्शंस हो रहे हैं, लिंकेजेस हो रहे हैं, इट मीन्स द इंडियन इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी। सो व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स एन ओपन इकोनॉमी, तब क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स घरेलू देश का, डोमेस्टिक कंट्री का दूसरे देशों के साथ होते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स कई तरह के मार्केट में होते हैं, जैसे आउटपुट मार्केट में होगा, फाइनेंशियल मार्केट में होगा और लेबर मार्केट में होगा। मेनली इन 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। आउटपुट मार्केट में क्या होगा, आउटपुट मार्केट के अंतर्गत क्या है, हम लोग जो भी कंट्रीज़ हैं दे कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज। इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस वाइडेंस चॉइस इन द सेंस दैट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। चॉइस बढ़ती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, एक फर्म क्या कर सकती है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चूज़ कर सकती है डोमेस्टिक और फाइनेंशियल एसेट्स के बीच में। लेबर मार्केट में क्या है, फर्म अपने प्रोडक्शन चाहे तो डोमेस्टिक कंट्री में लगा सकती है या फिर दूसरे देशों में लगा सकती है। लेबर हमारे यहाँ काम कर सकता है या फिर दूसरे देशों में काम कर सकता है। इस तरह से हमने देखा कि व्हेन एन इकोनॉमी बिकम्स ओपन देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस दैट टेक प्लेस। नाउ वी विल सी दैट where that all types of these transactions record are maintained. Is there any system where the record of all these of transactions are maintained? Yes, there is a system that is known as balance of payment, and this is the today's topic, balance of payment. Dear students, what is balance of payment? See, balance of payment record the transactions in goods and services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम बीओपी में। बीओपी एक तरह से स्टेटमेंट है, इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ नेशन इन अ फिजिकल ईयर। There are mainly 2 main accounts in BOP. Number 1, current account, and number 2, capital account. But it is difficult to record all international transactions accurately. जो भी ट्रांजेक्शन देशों के बीच में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए सूटेबिलिटी के लिए एक थर्ड एलिमेंट भी बीओपी में होता है और दैट इज़ नोन एज एरर्स एंड ओमिशंस, जो इस प्रकार की ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। बीओपी में जो एंट्रीज होती हैं वो
दो तरह की एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में। डबल एंट्रीज के रूप में ये शीट मेंटेन होती है। हम देखेंगे जो बीओपी की जो बैलेंस शीट होती है, जो क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। क्रेडिट साइड में कौन से आइटम आते हैं, एनी ट्रांजेक्शन्स, जो भी ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू फॉरेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इन द बीओपी अकाउंट। और इसको हम क्या देते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम अब्रोड। जो भी ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिले हैं ये ट्रांजेक्शन्स, ये सब जो है क्या क्रिएट कर रहे हैं, दैट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हेंस ऑल दीज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एनी ट्रांजेक्शन्स रिजल्टिंग इन अ रिसीप्ट फ्रॉम फॉरेनर्स इज इंटर्ड एज credit item in the BOP. It means all earnings, all borrowings of foreign exchange are recorded in the credit item. यहाँ पे जो टर्म आया है earnings and borrowings of foreign exchange, यहाँ पे टर्म आया है receipt, यहाँ पे टर्म आया है inflow of foreign exchange। जहाँ पे ये टर्म आते हैं, जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन इस तरह के क्रिएट होते हैं, वो सब ट्रांजेक्शन्स बीओपी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डेड होते हैं, उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ वी विल सी द डेबिट साइड ऑफ बीओपी। डेबिट साइड में जो भी हम करते हैं उसमें हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। एनी ट्रांजेक्शंस विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बीओपी। एग्जाम्पल, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, मेनली इसमें क्या है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये कौन कौन से होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इन अ फॉरेन कंट्री। हेंस बीओपी, इन बीओपी एनी ट्रांजेक्शंस रिजल्टिंग इन पेमेंट टू फॉरेनर्स इज इंटर्ड एज डेबिट। इट मीन्स ऑल स्पेंडिंग लेंडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स इन द बीओपी। तो यहाँ पे कुछ टर्म आए हैं। एक टर्म क्या है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, ऑल स्पेंडिंग्स, लेंडिंग्स, और यहाँ पर टर्म है रिजल्टिंग इन पेमेंट। जो भी ये रिकॉर्ड इस तरह से होते हैं, जो भी रिकॉर्ड में इस तरह का कैरेक्टर्स होता है, उन सब की एंट्री बीओपी के डेबिट साइड में होती है। नाउ वी विल सी द बीओपी ऑन करेंट अकाउंट। जैसा हमने पढ़ा, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। नंबर 1 बीओपी ऑन करेंट अकाउंट एंड नंबर 2 बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बीओपी ऑन करेंट अकाउंट। We will see the meaning of BOP on current account. The BOP on current account is the record of business in commodities, transfer payments and services. यानी कि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड नंबर 3 ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रेड इन गुड्स मेनली क्या होते हैं, कंप्राइजेज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज़। ये क्या हैं, दीज आर विजिबल आइटम्स, ये हमको दिखाई देते हैं। जबकि जो सेकंड आइटम है करंट अकाउंट का बीओपी के, वो क्या है, ट्रेड इन सर्विसेज। इट कंप्राइजेस फैक्टर इनकम एंड नंबर 2 नॉन फैक्टर इनकम। दीज आर इनविजिबल आइटम्स। वाई इनविजिबल आइटम्स? वंस दे हैव बीन परफॉर्म्ड, दे हैव परफॉर्म्ड, इनको हम देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल, फैक्टर इनकम में क्या आएगा, अर्निंग्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, सब जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। इसके अलावा नॉन फैक्टर इनकम भी होते हैं, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन फैक्टर इनकम हो जाएंगे।
तीसरा आइटम बीओपी ऑन करंट अकाउंट में होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या पेमेंट होते हैं? दीज आर द रिसीप्ट विच द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी कमोडिटीज और सर्विसेज इन रिटर्न। कोई ऐसा नहीं कि ऑब्लिगेशन से हमको कि हमको वो चीज़ मिली है तो हमको लौटाना पड़ेगा। जैसे रेमिटेंसेस होते हैं, ग्रांट्स होती हैं, गिफ्ट्स होती हैं, अगर बाहर से हमको मिल रही हैं तो हमको लौटाना नहीं पड़ेगा। या फिर हम बाहर को दे रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमको बैक करके हमको वापस करें, इस तरह का कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। तो इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं दे आर पुट इन द अकाउंट ट्रांसफर पेमेंट ऑफ BOP on current account. Now we will see the flow chart of this. This is the component of current account. We have seen current account consists of 3 items: BOP, trade in goods, trade in services and transfer payments, export and imports included in the trade in goods, trade in services, factor income and नॉन फैक्टर इनकम। यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, इट मीन्स कितना हमको वहाँ से बाहर से मिला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और कितना हमने दिया, उसका जो नेट होगा दैट विल बी द नेट फैक्टर इनकम। सिमिलरली नॉन फैक्टर इनकम में शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, और नेट फैक्टर इनकम भी दो तरह की हम डिवाइड कर रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, जो इंटरेस्ट वगैरह जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो सब इसमें चीज़ें आती हैं। थर्ड है ट्रांसफर पेमेंट। हमने देखा कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट्स। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP। हैविंग स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। सो BOP ऑन कैपिटल अकाउंट, ये क्या होता है? BOP ऑन कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ असेट्स। जो भी असेट्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश का दूसरे देशों के साथ, उन सब का रिकॉर्ड होता है, उन सब को मेंटेन करते हैं BOP ऑन कैपिटल अकाउंट में। इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, number 2 external borrowings, and number 3 external assistant. The first one, the foreign investment may be of 2 kinds. Number 1 direct investment, that is known as foreign direct investment, FDI, equity, capital, reinvested earnings and other direct capital flows. We will know that what is FDI. FDI relates to ownership of enterprises in domestic economy by the rest of the world. For example, Walmart store इंडिया में जो खुले हुए हैं, that is the best example of foreign direct investment in India. Similarly, foreign investment में दूसरा कंपोनेंट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मेनली आता है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑफशोर फंड्स। FII क्या है? इज द इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स, बॉन्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज। जो फॉरेनर्स जो FII इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे यहाँ के शेयर और बॉन्ड्स में, देखिए FDI में और FI में दोनों में अंतर है। नाउ वी विल सी द सेकेंड आइटम, एक्सटर्नल बोरोइंग। डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग करती है। किस तरह की बोरोइंग करती है? कॉमर्शियल बोरोइंग करती है, शॉर्ट टर्म डेप्ट भी लेती है, उधार भी लेती है। तीसरा एक्सटर्नल असिस्टेंट, गवर्नमेंट एड, एक गवर्नमेंट दूसरे देश को उधार देती है, सहायता करती है। इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स भी हमको मिलते हैं। 2 देशों में समझौता हो जाता है और जो समझौता हुआ और देशों के साथ भी लागू होता है और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको लोन मिलता है। बायलेटरल में मतलब 2 देशों ने आपस में समझौता कर लिया और उसके आधार पे एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करते रहते हैं। हमको वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी, IMF से भी बोरोइंग्स हम लोग करते हैं या फिर हमको असिस्टेंस मिलती है। मेनली वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस हमको मिलती है। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स और आइटम्स ऑफ
BOP on capital account. Now we will study about the components of capital account through a flow chart. देखिए कैपिटल अकाउंट में तीन चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट FDI और FIIs, एक्सटर्नल बोरोइंग में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेप्ट, असिस्टेंट में गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स. So this is the flow chart of component of BOP on capital accounts. This is also important because generally questions come from this, that direct question भी कभी कभी आता है, what are the components of capital accounts. Having studied about the components, main structure of BOP, we have seen that BOP एक तरह से करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में होता है. इसमें देखो टर्म आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसमें टर्म आ रहा है जो है BOP इज हियर फार मोर कंपोनेंट्स देन बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये जो कंसेप्ट हैं देखिए, इसमें विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, गुड्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी. एग्जाम्पल हैं किसके, इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के. FII मॉर्गन स्टैनली जो होता है, ये जो है गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, कमर्शियल बोरोइंग बाहर से, बैंकिंग कैपिटल वगैरह जो आता है, ये सब चीज़ें हैं किसके, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ BOP. अब जो कंपोनेंट्स ऑफ BOP है इसको हम एक शेड्यूल के माध्यम से और बढ़िया ढंग से एग्जाम्पल सहित हम पढ़ते हैं. हम लोग देखेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसकी शीट किस तरह की होती है. ये एट प्रेजेंट इन इस डायग्राम में इसमें एक हाइपोथेटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट शेड्यूल है, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी की. देखिए इसमें आइटम्स हैं, इसमें क्रेडिट आइटम्स हैं और डेबिट आइटम्स हैं. जैसे हम लोगों ने देखा कि एक देश का दूसरे देशों के साथ कई प्रकार से ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये BOP ऑन करंट अकाउंट हुए हैं, और जो ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ BOP ऑन कैपिटल अकाउंट्स. देखिए जब भी इनफ्लो ऑफ जो है फॉरेन करेंसी हुई है, जब हमको जो है फॉरेन करेंसी बाहर से मिली है, उन सब की एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में कर रहे हैं. और जो भी आउटफ्लो हुआ है उसकी हम एंट्री कर रहे हैं डेबिट साइड में. हम लोगों ने देखा कि जो इनफ्लो होता है वो क्रेडिट साइड में गया और जो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होता है वो डेबिट साइड में होता है. तो हम पहले आइटम चलते हैं ट्रेड इन गुड्स. देखिए इस एग्जांपल में एक्सपोर्ट कितने का है, $300 का है, और डेबिट और जो इंपोर्ट किया हम लोगों ने वो $700 का है. इसका हम डिफरेंस देखेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना, देखो एक्सपोर्ट 300 है और इंपोर्ट 700 है. इट मीन्स 300 माइनस 700 इज इक्वल टू माइनस 400. दिस माइनस 400 क्या है, दिस इज द ट्रेड बैलेंस. तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट दो तरह के कंपोनेंट, दो तरह के बैलेंस होते हैं. हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस, और दूसरा होता है बैलेंस ऑन इनविजिबल्स. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस ये सेम चीज़ है. ये जनरली क्या हुआ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर. हम ये कह सकते हैं जो BOT है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये बैलेंस है व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. इट मीन्स जब जो है एक्सपोर्ट बिकम्स इक्वल टू इंपोर्ट, तब क्या है, देन बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस है. लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है. कब हो सकता है, जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट. मीन्स यहाँ पर अगर 1000 है, यहाँ पे 600 है, तब इट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन दैट केस इज इन सरप्लस. हम लोग देखेंगे कि डेफिसिट भी हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, और देयर में भी ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपोर्ट की मात्रा इंपोर्ट से कम है. हमारे इस एग्जाम्पल में
ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, घाटे में है हम लोग। व्यापार संतुलन क्या है, यहाँ पे हमारा घाटे में जा रहा है। ये कब होता है, व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ मर्केंडाइज गुड्स इज मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर। तो हमको कंसेप्ट समझ में आया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, या फिर ट्रेड बैलेंस। देखिए ट्रेड बैलेंस में केवल हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मीन्स विजिबल गुड्स की वैल्यू को ही हम शामिल कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नाउ द ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज, सपोज जो हमको क्रेडिट आइटम मिला है, हमको कितना है 300, और आउटफ्लो हमारे यहाँ से हुआ है 360, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमको 100, और बाय जब पे हमको आउटफ्लो भी हमारे यहाँ से हुआ है कितने का, 100 का। तो दोनों मिला के कितना हो गया, ये 400, और यहाँ पे कितना हो गया 460। देखिए अगर हम देखें द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स ऑफ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इनविजिबल में क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स एंड फ्लो ऑफ इनकम। तो ये इनविजिबल जो बैलेंस है ये यहाँ पे अनफेवरेबल है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया BOP ऑन करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस। हम लोग देखेंगे ओवरऑल करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन द रिसीप्ट ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल टू द पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर हम चाहे 300 और 100 इन सबको हम अगर टोटल करें तो कितना हुआ 700 हुआ। यहाँ पे हम टोटल करें 700, 360 एंड 100 का, तो हम देखेंगे डिफरेंस आया कितने का, 460 का। मीन्स आउटफ्लो हुआ है करंट अकाउंट से कितने का, 460 का, ज़्यादा हो गया है, और इनफ्लो कम हुआ है। यहाँ पे करंट अकाउंट क्या है, डेफिसिट में है। इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट कब हुआ है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है इसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेमेंट भी कहते हैं। जब इनकी मात्रा इन सब की जो है इनसे कम होती है, देन देयर इज current account deficit. On the other hand, there may be current account surplus. surplus कैसे हो सकता है, कब होता है, क्या होता है, refers to excess of receipt from value of export of visible items, invisible items and unilateral transfers over payments for value of imports of visible item, invisible item and unilateral transfers. इसका मतलब अगर करंट अकाउंट सरप्लस है, ये कुछ सिग्निफाई करता है। क्या सिग्निफाई करता है कि नेशन इज़ अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, हमको सरप्लस कब होगा, जब हमने कई देशों को उधार दे रखा है, हमने कई देशों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हमको वहाँ से अगर फैक्टर सर्विसेज हमारी हैं, अगर जो है इन्वेस्टमेंट इनकम के रूप में हमको इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब चीज़ें मिल रही हैं, सब उनकी एंट्री होगी किधर, इनफ्लो वाले आइटम मीन्स क्रेडिट साइड में। इसका मतलब हमने दूसरे देशों को उधार दे रखा है और उसका रिटर्न मिल रहा है हमको, इसलिए हमारा जो है BOP ऑन करंट अकाउंट क्या है, सरप्लस में चल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर डेफिसिट है, इट सिग्निफाइज दैट नेशन इज अ बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब किसी भी कंट्री के लिए अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात क्या है, अगर किसी कंट्री का BOP ऑन करंट अकाउंट अगर फेवरेबल है तो ये अच्छी बात मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी आइटम हैं, जो इसमें भी जो भी इनफ्लो हो रहा है वो रिकरिंग इन नेचर है। एक बार हमने दूसरों को उधार दे दिया, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमारे देश की कंपनीज ने, सरकार ने, तो उनको जो है इन्वेस्टमेंट इनकम हमेशा मिलती रहेगी। जनरली हम देखेंगे कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो BOP ऑन करंट अकाउंट होता है वो हमेशा सरप्लस में होता है, क्योंकि उन लोगों ने वो दिखाता है कि ये ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं। अब हम देखते हैं कुछ मीनिंग।
बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट्स का। लेकिन उससे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस बीओपी ऑन करंट अकाउंट बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, वेरएज बीओपी ऑन करंट अकाउंट इंक्लूड्स ट्रेड्स इन ट्रांजेक्शंस ऑफ ट्रेड्स इन गुड्स, ट्रेड्स इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो concept, whereas balance of BOP on current account balance includes visible as well as invisible items. So this is the important question. Generally the questions comes in examination, difference between balance of trade and balance BOP on current account balance, or difference between the balance of payments and balance of trade. Now we will see the overall current account balance. अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है, इसका मतलब हम ये क्या कहेंगे कि रिसीप्ट ज़्यादा है पेमेंट से। अगर बैलेंस है मतलब रिसीप्ट पेमेंट्स के बराबर है। अगर डेफिसिट है मतलब रिसीप्ट पेमेंट से कम है। नाउ वी विल सी द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। जो ये कैपिटल अकाउंट है इसमें हम बैलेंस देखेंगे। तो बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लोज, जैसे लाइक रिसीप्ट ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब ये जब बैलेंस है, ये दोनों भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज अगर बराबर हैं, इसका मतलब हम ये कहेंगे बीओपी क्या है? बैलेंस है करंट अकाउंट में। लेकिन सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट राइजेस व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लोज। और डेफिसिट कब होता है? राइजेस व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर लेसर देन कैपिटल आउटफ्लोज। ये कम है, यहाँ से कम हो जा अगर है, और आउटफ्लोज ज़्यादा है, हमकी एंट्री कम है, इट मीन्स देन देयर विल बी डेफिसिट इन बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने देखा कि बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट, देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, 560, 450, 300, और यहाँ पे 400, 300 एंड 250। इट मीन्स यहाँ पे क्या है? ये जो इकोनॉमी है इसका बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट क्या है? सरप्लस में है। सरप्लस में क्या हुआ है? क्योंकि जो इनफ्लो है वो ग्रेटर देन है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब इस कंट्री ने इनफ्लो कैसे हुआ होगा? हमारे यहाँ दूसरे देशों ने इन्वेस्टमेंट किया, हमने दूसरे देशों से उधार लिया, हमको सहायता मिली दूसरे देशों से, लेकिन हमने दिया कम है, आउटफ्लो कम हुआ है, इनफ्लो हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ है। इस कारण से ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है? हमारा सरप्लस में है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस। सी द स्टूडेंट दैट अगर हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक्सटर्नल बोरोइंग हुई है, एक्सटर्नल असिस्टेंट हुआ है, इसका मतलब फॉर द करंट सेशन दो इट इज़ शोइंग दैट द कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सरप्लस, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में। क्या हो जाएगा? इसकी जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट होगी, फैक्टर इनकम जनरेट होगी, और हमको यहाँ पर अगले साल से पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि कहाँ पर बोझ बढ़ जाएगा? डेबिट साइड में आउटफ्लोज होगी, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कंट्रीज़ को देना पड़ेगा, प्रॉफिट हमारे यहाँ से ले जाएंगे, इंटरेस्ट हमारे यहाँ से ले जाएंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगले साल से जो हमारा बोझ है बीओपी ऑन करंट अकाउंट के डेबिट साइड में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमारा चाहिए हमको कि कैपिटल अकाउंट में हो सकता है कि जो है हम जो है सरप्लस में है, लेकिन डिज़ायरेबल क्या है कि कैपिटल अकाउंट हमारा जो है डेबिट में हो। इसका मतलब ये दिखाता है कि हम लोगों ने दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट टाइप ऑफ जो है लेंडिंग
or assistance given to the other nations are recurring in nature, which will be the income of that type of transactions will entered in the credit side of current account of BOP. तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिए करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में, कैपिटल अकाउंट बैलेंस के बारे में। अब हम देखेंगे एक अलग से अकाउंट होता है एरर्स एंड ओमिशंस। हो सकता है कि क्योंकि ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक थर्ड एलिमेंट है इसमें, इसको हम कहते हैं एरर्स एंड ओमिशंस, जो इसको रिफ्लेक्ट करता है। जो भी गलतियां लेन देन में होती हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं BOP के एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट में। डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। देखो हमने इसमें क्या क्या लिया है, यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस को शामिल किया है, +9 मीन्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस को शामिल किया है, और नेट ऑफ यानी कि 20 - 10 यानी कि 10 को शामिल किया है। इन सबको जब हम ऐड कर दिया और इनको हमने डेबिट आइटम को भी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर दिया और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर दिया है, तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, नेगेटिव साइड में आ रहा है -90। -90 का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा क्या है, डेफिसिट है। अब सवाल यह है कि डेफिसिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेफिसिट इसलिए हुआ है कि करेंसी का, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लोज हुआ है हमारे यहाँ से। इस तरह का ट्रांजैक्शंस हुआ है कि हमको फॉरेन करेंसी ज़्यादा देनी पड़ी है और इनफ्लोज जो है हमको जो है कम मिले हैं फॉरेन करेंसी के रूप में। इट मीन्स दो इन दिस एग्जाम्पल द BOP ऑन करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट इज इन सरप्लस, बट ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, टोटल अगर दोनों को देखा जाए ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, यहाँ हमारा डेफिसिट हो गया है। इसका मतलब जो डेफिसिट जो हुआ है इन सब के कारण हुआ है। इसको हम कहते हैं, जो भी ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कहाँ से, 1 आइटम से लेकर के 10 आइटम तक को, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। एक हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे ये एक लाइन चली जा रही है, यहाँ पे देखिए एक लाइन खींच दी हमने। इसका मतलब यहाँ से लेकर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये सब क्या है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। और क्योंकि ये लाइन से ऊपर है इसको हम कह रहे हैं अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब वी कैन से दैट ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड ऑटोनॉमस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड ड्यू टू सम रीजंस अदर देन टू ब्रिज द गैप in the balance of payments, that is when they are independent of the state of BOP. One reason could be to earn profits. These items are called above the line items in the BOP. बच्चों ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, causes imbalance in the BOP. इसका मतलब अ डेफिसिट और सरप्लस इन BOP इक्वल्स डेफिसिट और सरप्लस इन autonomous transactions only. It means the balance of payment is said to be in surplus if autonomous receipt are greater than autonomous payment. जो ये receipt हैं, जो inflows हैं, अगर outflows से ज़्यादा हैं तो इसको हम कहेंगे BOP क्या है, surplus में है। लेकिन हमारे इस केस में क्या है, the balance of payment क्या है, deficit में है। It means the balance of payment is said to be in डेफिसिट इफ ऑटोनॉमस रिसीप्ट आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट। तो यहाँ पे जो ये क्या है ऑटोनॉमस रिसीप्ट है और ये क्या है ऑटोनॉमस पेमेंट्स है। यहाँ पर आउटफ्लो, यहाँ पर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। ये क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव है। जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये दीज आर प्रॉफिट मोटिव। और इसका रिजल्ट, इसका जो है क्या हुआ है, इसका कॉज क्या हुआ है, रिजल्ट नहीं बल्कि कॉज क्या हुआ है कि हमारा BOP क्या हो गया, ओवरऑल डेफिसिट में हो गया है। सो दिस
ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। इसको कोई कर नहीं रहा है, जब प्रॉफिट मोटिव है ऑटोमेटिकली ये सब जो हेड्स हैं ट्रेड्स गुड्स में, ट्रेड सर्विसेज में, ट्रांसफ़र पेमेंट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग में, एक्सटर्नल असिस्टेंट, इन सब के कारण इस तरह का ट्रांजेक्शन्स हो गया। जो भी ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये सब प्रॉफिट मोटिव हुए हैं, ऑफ द लाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, इसलिए ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स को हम ऑफ द लाइन ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, जो ये ट्रांजेक्शन्स हो गया है बीओपी हमारा क्या है, डेफिसिट में है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल है इट मीन्स हमको जो है क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर हम जो है बोरोइंग लेंगे, कहाँ से, ये जो गैप हो गया है यहाँ इसके रिसिप्ट और आउटफ्लोज के बीच में कितने गैप हो गया, 90 का जो गैप हो गया है, इसको पूरा करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए हमको कुछ एकोमोडेशंस करने पड़ेंगे, जो क्या है बिलो द लाइन की, इस लाइन के बाद हमको एकोमोडेशंस करने पड़ेंगे। हमको ऑफिशियल रिजर्व में जो हमारे पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ से रिजर्व निकाल करके इनफ्लो इसमें हम करना पड़ेगा। जैसे ही हमने रिजर्व निकाला हमको रिजर्व मिला, उसकी एंट्री कहाँ हो गई, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में हो गई। हमने दूसरों को दिया है ये बैलेंस करने के लिए, लेकिन चूँकि हमने एंट्री यहाँ की, हमने यह भी हो सकता है कि हमने क्या किया होगा कि गोल्ड $90 का बेच दिया, और जैसे ही बेचा हमने, हमको अर्निंग हुई, रिसिप्ट हुई, और वो हमारी ऑफिशियल रिजर्व में यहाँ 90 में इंक्लूड हो गया। इसका मतलब ये जो बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन हुआ ये क्या है, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। इट मीन्स व्हाट आर एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय द गैप in the balance of payments, that is whether there is deficit or surplus in the balance of payments. In other words, they are determined by the net consequences of autonomous transactions. इनका रिजल्ट क्या हुआ है, इसके कारण हमको ये चेंजेस करने पड़े। Since the official reserve transactions are made, यहाँ पे हमको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन करने पड़े to bridge the gap in the BOP, they are seen as or they are known as accommodating items in the BOP. In other words, accommodating transaction restore balance in the BOP. देखिए बैलेंस हो गया, हमने देखा कि BOP अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस में रहता है, रिमेन्स ऑलवेज बैलेंस। BOP ऑलवेज रिमेन बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। ओवरऑल BOP की अगर बात करें हम, अगर ओवरऑल BOP डेफिसिट में है, मतलब नेगेटिव में है, जैसे यहाँ पर इस केस में हुआ है, तो ऑफिशियल रिजर्व में क्या चेंजेस होंगे, डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व मीन्स हमको गोल्ड सेल करना पड़ेगा, मतलब हमको जो है डॉलर्स निकालने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। इट मीन्स देयर इज जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व सेल हम करेंगे। अगर BOP ओवरऑल BOP सरप्लस में है, मतलब पॉजिटिव में है, अगर सपोज एक इनफ्लो ज़्यादा होता और जो है आउटफ्लो कम होता, तो फिर इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारा फॉरेन रिजर्व क्या हो जाता, बढ़ जाता। अगर जो है BOP बैलेंस है, मतलब कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व। हम लोग देखेंगे जो बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स हैं और जो अबव द लाइन ट्रांजेक्शन है, इनका बिहेवियर अलग है। जो बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स है, अगर कोई एंट्री अगर क्रेडिट साइड में है, ये एंट्री क्यों करनी पड़ी, क्योंकि जो है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में इम्बैलेंस हो गया है, डेफिसिट हो गया है, BOP क्या है, अनफेवरेबल है, इसलिए हमको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन में प्लस में साइड में एंट्री करनी पड़ी। इसका मतलब अगर किसी भी बैलेंस शीट में, किसी भी देश की BOP की बैलेंस शीट में अगर एंट्री ऑफिशियल रिजर्व के क्रेडिट साइड में हो रही है, इसका मतलब उसका BOP क्या है, अनफेवरेबल है। देखिए यहाँ पे एंट्री क्यों करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है। और अगर एंट्री हमको
ऑफिशियल रिजर्व के नेगेटिव साइड में अकोमोडेट करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व में चेंजेस करने पड़े, इसका मतलब बीओपी क्या है, फेवरेबल है। एंड इन द अकाउंटिंग सेंस बीओपी ऑलवेज रिमेन बैलेंस। डियर स्टूडेंट्स, we have come to the end of concept of BOP. Now the last topic, what are the causes of deficit in BOP or causes of unfavorable BOP। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और स्टूडेंट देखते हैं कि जो ये BOP में सरप्लस हुआ, डेफिसिट हुआ, इसको हम किस तरह से मेंटेन करें। जनरली देखेंगे कि हाउ इज़ डेफिसिट इन बीओपी फाइनेंस्ड। तो हम लोगों ने अभी देखा कि दो तरह से फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर जो बीओपी अगर करेंट अकाउंट में अगर यहाँ पे डेफिसिट है तो इसको हम फाइनेंस कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स के द्वारा। कैसे, हम बोरोइंग ज़्यादा करेंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। मीन्स द करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर फाइनेंस हो रहा है कैपिटल अकाउंट सरप्लस के अंदर, इसका मतलब इन दैट केस अ कंट्री इज सेड टू बी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, द करेंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड इंटायरली बाय द इंटरनेशनल लेंडिंग विदाउट एनी रिजर्व मूवमेंट्स। बिना रिजर्व मूवमेंट के अगर दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। या फिर अगर डिसइक्विलिब्रियम में है, डेफिसिट में है, तो कंट्री could use its reserves of foreign exchange in order to balance any deficit in its balance of payments। The reserve bank क्या करेगा, सेल करेगा foreign exchange को when there is deficit। This is called official reserve sale। The decrease in official reserve is called the overall balance of payment deficit, और increase in official reserve is called the overall balance of payment in surplus। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ डेफिसिट इन बीओपी और कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बीओपी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बीओपी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्टर्स, नंबर 2 पॉलिटिकल फैक्टर्स, एंड नंबर 3 सोशल फैक्टर्स। हम लोग देखेंगे कि अगर फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है किसी कंट्री में, तो डेवलपिंग कंट्री क्या करेगी, ज़्यादा इंपोर्ट करेगी, टेक्नोलॉजी और अदर इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करेगी। इससे क्या हो जाएगा, देयर विल बी द हाई लेवल ऑफ आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड दैट कैन रिजल्ट इन डेफिसिट इन बीओपी। सिमिलरली इन्फ्लेशन, अगर हमारे यहाँ कंटिन्यूस राइज इन प्राइसेस हैं तो कंट्री क्या करेगी, कंट्री क्या हो जाएगा, फॉरेन गुड्स जो है चीपर हो जाएंगे, इससे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और इसके कारण क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो सकता है। सो दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट मे कॉज डेफिसिट और दैट मे मेक बीओपी अनफेवरेबल। नाउ द पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है कंट्री में, जैसे ड्यू टू अनसर्टेनिटी देयर में बी लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज एंड लेसर इनफ्लोज ऑफ फॉरेन फंड्स, इट कैन क्रिएट एन एडवर्स पोजीशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, अनस्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर एक्सेट्रा रिजल्ट इन लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डिस्करेज इनफ्लो ऑफ कैपिटल। तो ये पॉलिटिकल रीजन से भी बीओपी क्या हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। एक सोशल फैक्टर्स भी है। सोशल फैक्टर्स क्या है, चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, स्टाइल। इसमें क्या है, अगर फेवरेबल चेंज हुआ है इंपोर्टेड गुड्स के लिए, इसका मतलब इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, और इससे क्या हो जाएगा, डेफिसिट इन बीओपी। एक होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलप्ड नेशन एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग द फॉरेन पैटर्न ऑफ कंजप्शंस। हम फॉरेन गुड्स को लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं भाई, इंडिया का जो फ़ोन है, इंडियन कंपनीज का जो फ़ोन है उनको हम लेंगे, हम बाहर की कंट्रीज़ का लेंगे, हम आईपैड ही लेंगे, हम आईफोन ही लेंगे। इसका मतलब इसके कारण क्या है, पैसा जो है आउटफ्लो हो रहा है दूसरे देशों के लिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक कारण हो सकता है बीओपी के डेफिसिट का। कैसे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अंडर डेवलप्ड नेशंस
result in large scale imports and cause a deficit in balance of payments. So these are the causes of deficit in BOP or causes of unfavorable BOP. Three causes: economic, political and social factors. So dear students, this is the end of the chapter. Thank you.